नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में जाना था कि उनको किन किन नामों से उस समय के विद्वान पुकारते थे या उनको किन किन नामों से उस समय बोला जाता था, कौन कौन सी पुस्तकों में उनके कितने प्रकार के नाम थे, आखिर वो चंद्रगुप्त मौर्य थे या नहीं, इसकी जानकारी हमें कौन से विद्वानों ने हमें दी थी। तो प्यारे साथियों, आज हम बातें करेंगे बिंदुसार जी के बारे में। ये मौर्य वंश के दूसरे शासक, ठीक है, टॉपिक 2 है। इनसे हम जानेंगे कि इनके बारे में ऐसे कौन कौन से वाक्य घटित हुए थे जिनसे हमें आने वाले पेपरों में सहायता मिलेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं। बिंदुसार जी, उनका छोटा सा जीवन परिचय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बातें करते हैं बिंदुसार जी के बारे में, जानते हैं इनके बारे में कि ये कौन थे। तो सबसे पहले कौन थे, इनकी जानकारी लेने के लिए ये चंद्रगुप्त मौर्य जी के पुत्र थे। क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य जी के पुत्र थे। इनका नाम बिंदुसार था। क्या था? इनका नाम बिंदुसार था। यूनानी लेखकों के विवरण में इनको क्या कहा गया था? यूनानी लेखकों के विवरण में इन्हें अमित्रकेटे, क्या? अमित्रकेटे पुकारा जाता था। किसको? बिंदुसार जी को यूनानी लेखकों के, जो यूनानी विद्वान थे, उनके लेखों में इन्हें अमित्रकेटे पुकारा जाता था। अमित्रकेटे का जो संस्कृत में अनुवाद किया हुआ है, संस्कृत में इनका नाम, जो कि यूनानी लेखकों का जो संस्कृत में अनुवाद है, उनमें इसका जो मतलब होता है वो होता है अमित घात या अमित्र खाद। इसका मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसका जो अर्थ निकल कर आता है वो आता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ये बातें किनके हैं? ये बिंदुसार जी के बारे में है कि यूनानी लेखकों में उन्हें अमित्रकेटे कहा जाता है। और यूनानी लेखकों के जो अमित्रकेटे हैं, इसका संस्कृत का जो अनुवाद है, संस्कृत में इन्हें किन नाम से पुकारा जाएगा? तो अमित घात या अमित्र खाद। अमित्र खाद का मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला। ये बातें हैं बिंदुसार जी के बारे में। और इससे ज्यादा अधिक जानकारी के लिए तिब्बती लामा थे तारकनाथ जी। इनके अनुसार ये तिब्बती लामा थे तारकनाथ जी। इनके अनुसार जो इन्होंने बताया कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य जी के साथ साथ बिंदुसार जी के भी मंत्री रह चुके थे। क्या? मंत्री रहे थे चाणक्य जी। ठीक है, ये कौन क्या कम है? एक तो तारकनाथ जी और एक जैन अनुश्रुति, ये हमें जानकारी देती हैं कि बिंदुसार जी के जो मंत्री थे वो चाणक्य जी थे, यानी चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी के और बिंदुसार जी के भी मंत्री रहे थे। ये हमें जानकारी एक तो तिब्बती लामा तारकनाथ जी और जैन अनुसूचियों में हमें इसका जिक्र मिलता है। दिव्य वेदान के अनुसार बिंदुसार जी के समय में, जो कि उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, इसमें एक विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? तक्षशिला में दिव्य वेदान के अनुसार उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, इसमें एक विद्रोह हुआ था जिसको शांत करने के लिए बिंदुसार जी ने अपने पुत्र अशोक को वहां पर भेजा था। क्या? किसको भेजा था? अशोक जी ने न केवल इस विद्रोह को शांत किया था, बल्कि इस पर विजय भी प्राप्त की थी। ठीक है, इनके दरबार में, किनके? बिंदुसार जी के दरबार में लगभग 500 सदस्यों की एक परिषद थी। क्या थी? इनके राज दरबार में जो परिषद थी उसमें 500 सदस्यों की संख्या थी। ठीक है, इनका जो इस परिषद का जो प्रधान था, क्या? प्रधान,
इस परिषद का जो प्रधान था उसको खलाटिक कहा जाता था। क्या? परिषद के प्रधान को खलाटिक कहा जाता था। ये बातें किन के समय की हैं? तो ये बिंदुसार जी के समय की हैं। ठीक है, अब देखो हमें जानकारी क्या मिलती है बिंदुसार जी के शासन के समय में कि चाणक्य जी के बाद में इनके एक और प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था राधागुप्त जी। क्या? ये प्रधानमंत्री थे, यानी चाणक्य जी के बाद में बिंदुसार जी के राधागुप्त नाम के एक और अन्य प्रधानमंत्री थे जो चाणक्य के बाद थे। और यही राधागुप्त जी आने वाले बिंदुसार के जो पुत्र थे अशोक जी, उनके भी प्रधानमंत्री बने थे। क्या? अशोक जी के प्रधानमंत्री भी बने थे। ठीक है, ये जो स्ट्रैम्बो जी थे ये विद्वान थे, ये सेल्यूकस का जो उत्तराधिकारी था। ये जो इनके अनुसार, स्ट्रैम्बो जी के अनुसार सेल्यूकस का जो उत्तराधिकारी था उनका नाम था एंटियोकस प्रथम। क्या? एंटियोकस प्रथम। ये कौन थे? ये सीरिया के शासक थे। एंटियोकस प्रथम जी क्या थे? ये सीरिया के शासक थे। इसकी जो ये कौन हमें बताते हैं? ये बताते हैं स्ट्रैम्बो जी के अनुसार, यानी स्ट्रैम्बो जी के कथन अनुसार हमें जो जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि सीरिया के जो शासक थे एंटियोकस प्रथम, इन्होंने अपना राजदूत डायमेकस, इनका राजदूत था डायमेकस, इसको बिंदुसार जी के दरबार में इन्होंने भेजा था। इनसे क्या कहते हैं प्रश्न भी बनते हैं, मिलान के लिए आते हैं कि कौन कौन से शासक के समय में कौन कौन से राजदूत आए थे। तो इनसे ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पेपरों में। ठीक है, तो डायमेकस जी को इन्होंने दरबार में भेजा था। पिलिनी जी के अनुसार, अब देखो पिलिनी जी भी एक विद्वान है, इन्होंने भी एक कथन दिया है कि देखो पिलिनी जी के कथन अनुसार टॉलमी द्वितीय जो कि फिलाडेल्फस, क्या? टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने क्या किया था? डायोनीसियस, पिलिनी जी के अनुसार टॉलेमी द्वितीय जी ने फिलाडेल्फस ने डायोनीसियस को दरबार में नियुक्त किया था। किसके? बिंदुसार जी के। ये इनके कथन अनुसार हमें ये जानकारी मिलती है कि डायोनीसियस जो थे वो बिंदुसार जी के दरबार में इन्होंने नियुक्त किए थे। इन्होंने यानी कि अपनी तरफ से कि आप भी टॉलमी द्वितीय जी जो कि फिलाडेल्फस थे, इन्होंने अब इनको दरबार में नियुक्त किया था। एथेलिसियस के अनुसार, एथेलिसियस ने कहा था बिंदुसार ने, एथेलिसियस से बिंदुसार जी ने क्या कहा था? एथेलिसियस से बिंदुसार जी ने एंटियोकस से, एथेलिसियस ने बिंदुसार ने एथेलिसियस ने कहा था एंटियोकस से कि हमें एक दार्शनिक, मीठा मदिरा और अंजीर चाहिए। तो इन्होंने क्या करा था? एंटियोकस जी ने मीठी मदिरा, अंजीर तो बिंदुसार जी के लिए भिजवा दी थी, लेकिन दार्शनिक को इन्होंने नहीं भिजवाया था। क्यों? क्योंकि दार्शनिक को भिजवाना ये अपने एक अपमान समझते थे कि दार्शनिक उस समय एक राजदूत, एक बहुत प्रमुख व्यक्ति होता था जिसे भिजवाना ये अपनी शान के खिलाफ समझते थे। तो इन्होंने सारी इनकी ख्वाहिश थी, जो इन्होंने मांगी थी, उनको पूरा किया, लेकिन दार्शनिक को इन्होंने नहीं भेजा। ठीक है, दिव्य विधान के अनुसार, दिव्य विधान के अनुसार आजीवक परिवाजक भी इनकी सभा को सुशोभित करते थे। किनकी? बिंदुसार जी की सभा को सुशोभित करते थे। पुराणों के अनुसार बिंदुसार जी ने 24 वर्ष शासन किया था। ये पुराणों के अनुसार है कि बिंदुसार जी ने 24 वर्ष शासन किया था, लेकिन महावंश के अनुसार, महावंश एक अलग से ही जानकारी देता है, महावंश अपने आप में एक जानकारी देता है कि नहीं, बिंदुसार जी ने
27 वर्ष तक शासन किया था। क्या? 27 वर्ष तक शासन किया था। और एक विद्वान थे राधा मुकुंद जी। राधा मुकुंद जी के अनुसार इनकी मृत्यु बिंदुसार जी की 272 ईसा पूर्व या 270 ईसा पूर्व हुई थी। इसकी जानकारी हमें राधा मुकुंद जी जो अन्य विद्वान है वो हमें देते हैं। लांबा तारकनाथ, लांबा तारकनाथ ने क्या कहा था कि खसिया व नेपाल के लोगों ने, ये लांबा तारकनाथ जी के अनुसार खसिया व नेपाल के लोगों ने विद्रोह किया था। क्या? विद्रोह किया था। यह विद्रोह भी कौन से शासक के समय में हुआ था? तो बिंदुसार जी के समय में। तो इसमें क्या करता, जिसे अशोक जी ने इन लोगों को हराया और उन पर जीत भी हासिल की। क्या? खसिया और नेपाल के लोगों को जो जिन्होंने विद्रोह किया था बिंदुसार जी के समय में, इन्हें अशोक जी को इन्होंने भेजा, उन्होंने इन्हें हराया और इन पर विजय भी प्राप्त की, क्योंकि सम्राट अशोक भी उस समय उज्जैन के गवर्नर थे। ठीक है, इनके बारे में हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि क्या कहते, मौर्य साम्राज्य अपने आप में बहुत बड़ा साम्राज्य है। तो अभी हम इनके केवल परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से शासक के समय में क्या क्या चीजें घटित हुई थी। ठीक है, जिनसे पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनसे ज्यादा कुछ नहीं पूछे जाते। इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, न्याय, प्रशासनिक, इनके बारे में हम विस्तार से आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि उनके अंतर्गत ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। इनके बारे में हम जानेंगे किनसे किस प्रकार से पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इनकी मौर्य वंश की मौर्यों की वंशावली के बारे में अगर हम छोटी सी बातें करते हैं, जानते हैं कि इनकी वंशावली किस प्रकार थी, कौन कौन से इनके वंश के अनुसार शासक हुए थे। तो जो पहले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनका समय कहीं पर देखो 380 से 298 ईसा पूर्व, कहीं पर 321 है तो कहीं पर 323 है, कहीं पर 323 भी है, कहीं कहीं पुस्तकों में 323 मिलता है और कहीं कहीं पर 321। जो मान्य है ज्यादातर वो यही है कि 321 से 298 ईसा पूर्व इन्होंने 23 वर्ष शासन किया था। क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये इनकी वंशावली है और वंशावली के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, जैसे कि मिलान के लिए इनसे कुछ शासक उठा लिए जाएंगे और अदर वंश से शासक उठा लिए जाएंगे और उनके समय और शासन के बारे में मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मौर्य जी ने लगभग 23 वर्ष तक शासन किया था। उनके बाद जो शासन करने वाले थे वो थे बिंदुसार। बिंदुसार जी ने 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इनका शासन 26 वर्ष तक चला था। इनका जो पुत्र था बिंदुसार जी को कौन कौन थे? तो सुसीम था, यानी जिनको हम सुमन नाम से भी अब प्राचीन ग्रंथों में जानते हैं। तो इनका जो पुत्र थे वो सुसीम, सुमन, अशोक जी थे, जिनको प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। एक तिष्य जी थे, जिनको विगताशोक के नाम से भी जाना जाता है। ये बिंदुसार जी के पुत्र थे। बात करते हैं अशोक जी के बारे में, जानते हैं। अशोक जी ने 269 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, शासन का जो समय था, शासन का इन्होंने 37 वर्ष तक शासन किया था। अगर हम बातें करें मौर्य साम्राज्य की, तो मौर्य साम्राज्य में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सम्राट अशोक के शासनकाल से, क्योंकि सबसे ज्यादा एक चीज और कि सम्राट अशोक से ही हमें हमारे इतिहास में लिखित साक्ष्य ज्यादा से ज्यादा मिलने स्टार्ट हुए और वो पढ़े भी गए। ठीक है, अभिलेख जो मिले वो अशोक जी के सबसे ज्यादा मिले और वो पढ़ने की जो वैज्ञानिकों ने, जो हमारे इतिहासकारों ने जो पढ़ने की प्रक्रिया चालू करी थी वो अशोक जी के अभिलेखों से ही चालू की थी। बाकी इनसे पहले के जितने भी शासक थे
उनकी ऐतिहासिकता यानी हमें लिखित साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, अशोक जी का समय हो गया, इन्होंने 37 वर्ष तक शासन किया। इनकी रानियों के नाम क्या क्या थे? इनकी रानियों के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि इनकी रानियों के इनकी रानियों से क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। कौन सी? विदिशा देवी अशोक जी की रानी थी, जिनको अग्रमहिषी भी पुकारा जाता था। पद्मावती, अस्कनिंदिनी मित्रा, नंदी मित्रा और कारुबाकी। कारुबाकी, इन्होंने एक ताम्रपत्र भी है इनके नाम से, एक अभिलेख भी है। ठीक है, उसके बारे में हम आने वाली वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, ये सम्राट अशोक जी की रानियां थी। सम्राट अशोक जी के बाद में जो आते हैं वो हैं तिष्यरक्षित। तिष्यरक्षित और इनके पुत्र कौन थे तिष्यरक्षित के? तीवर महेंद्र। क्या? ये अशोक जी के बाद के। कुणाल और जालौर, ये अशोक जी के पुत्र थे। इनके पुत्र, उनके बाद में जो हम जानेंगे कुणाल। कुणाल के और किनसे? संयुषस, धर्म, विधिर्वर्धन, विवर्धन, धर्म विवर्धन के नाम से जाना जाता है। पद्मावती, ये क्या थे? ये पद्मावती जी के पुत्र थे। क्या? ये अशोक की, महाराज अशोक की जो रानी थी पद्मावती, ये उनके पुत्र थे। यानी अब जो हम बातें कर रहे हैं, जो हम जान रहे हैं, जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो अशोक जी के पुत्रों के बारे में बातें कर रहे हैं। इन्होंने 232 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इनका शासन का समय 8 वर्ष था। ठीक है, इनके पुत्र, इनके बाद में क्या थे? दशरथ। दशरथ को किस नाम से जानता है? बंधुपालित और देवान प्रिया। दशरथ जी को भी बंधुपालित और देवान प्रिया। कुणाल के जो पुत्र थे, कुणाल के जो पुत्र थे, उन्होंने 224 ईस्वी से 216 ईसा पूर्व तक शासन किया। इन्होंने भी 8 वर्ष तक शासन किया। इनके बाद जो शासक बने थे वो संप्रति को किस नाम से? इंद्रपालित नाम से भी जाना जाता है। इनका जो समय है 216 ईसा पूर्व से 207 ईसा पूर्व। ठीक है जी, इसके बाद में वीरसेन का पुत्र। ठीक है, इनके बाद में जो शासन करने वाले हो गए वो वीरसेन के पुत्र। सालिसुक को किस नाम से भी जाना जाता है? बृहस्पति संप्रति का पुत्र। ये कौन थे? ये संप्रति जी के पुत्र थे। इनका जो शासन काल है वो 207 और 6 ईसा पूर्व का माना जाते हैं। क्या? इनका शासन काल इतना ही माना जाता है, 207 या 6 में ये शासक बने थे। देववर्मा, इनके बाद में जो हम चर्चा कर सकते हैं वो देववर्मा जी। देववर्मा को देववर्मन और सोमशर्मन नाम से भी जाना जाता है। ये क्या थे? संप्रति के पुत्र थे। संप्रति का पुत्र। इनका शासन काल कितना था? 206 ईसा पूर्व से 199 ईसा पूर्व। जो मौर्य वंश के शासक थे शतधनुष, इनके बाद में जो आए वो शतधनुष आए, जिनको शतधन्वन भी पुकारा जाता है। ठीक है, इनका शासन था 199 से 191 ईसा पूर्व। और इनके बाद में मौर्य साम्राज्य के सबसे लास्ट शासक यानी अंतिम शासक, उनका नाम था वैदरथ। वैदरथ जी का जो समय है शासन का वो 191 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व। ठीक है, ये जो जानकारी है जिनके बारे में हमने जाना, ये मौर्यों की वंशावली है कि मौर्यों में सबसे ज्यादा किस प्रकार से कौन कौन शासकों ने शासन किया। सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली शासक हुए थे वो चंद्रगुप्त, उनके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार जी उनसे थोड़ा कम थे। ठीक है, लेकिन सम्राट अशोक सबसे ज्यादा। और उसके बाद में मौर्य साम्राज्य का थोड़ा सा ह्रास होना स्टार्ट यानी शुरू हो गया था। ह्रास
शुरू हो गया था। उनके बाद में इनकी शक्तियां थोड़ी छिन्न होती चली गई थी और सम्राट अशोक के ही समय से बहुत सारे ऐसे जनपद हुए थे कि मौर्य साम्राज्य लगभग बहुत सारे खंडों में विभक्त हो गया था। और उन खंडों के बारे में हम आने वाली अगली वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि सम्राट अशोक के समय में ही कौन से खंडों पर या फिर कौन से इनके जो इनसे आजाद हुए थे विद्रोह के बाद में, उन पर कौन से शासकों ने शासन करना शुरू कर दिया था। इनकी शक्ति जब क्षीण होने लगी तो इनके साथ में कौन से नए वंश उभर कर सामने आए और कौन से वंशों ने शासन किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में जो छोटा सा जीवन परिचय के बारे में हमने जाना, इनसे जो क्वेश्चन पेपरों में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। तो मेरे प्यारे साथियों, आने वाले मौर्य साम्राज्य के बारे में हम बहुत सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे जो कि पेपरों में पूछी जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इससे मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पिछली वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, अब वहां पर जाकर मेरी पुरानी वीडियो को, पिछली वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।